नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। चलिए बढ़ते हैं इस कहानी के अगले भाग की तरफ। 5 साल बाद मई माह, दोपहर करीब 2 बजे का समय। माहिर रोते घबराते भागते हुए जल्दी से नीचे आया। नीचे आकर उसने देखा प्रीशा पीठ के बल जमीन पर पड़ी है। उसकी आंखें खुली थी, आंखों से आंसू बह रहे थे, सांस उखड़ी रही थी और चारों तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था। हर तरफ एक सन्नाटा पसरा हुआ था। प्रीशा 14 फ्लोर के नीचे गिरी थी। माहिर को देख प्रीशा की आंखें से आंसू बहने लगे। माहिर के पीछे उसकी मम्मी पुष्पा जी भी लिफ्ट से नीचे आईं और भागते हुए बिल्डिंग से बाहर प्रीशा के पास आईं। उसे लहूलुहान देख पुष्पा जी की चीख निकल गई, प्रीशा। प्रीशा ने कुछ बोलना चाहा लेकिन वह बोल ना सकी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और धीरे धीरे आंखें बंद होती चली गईं। माहिर ने उसका हाथ पकड़कर नब्ज देखी जो रुक चुकी थी और प्रीशा भी मौत की नींद सो चुकी थी। माहिर ने उसे पकड़कर उसका सिर अपने गोद में रखा और चीख चीख कर रोने लगा। वह बार बार रोते हुए बस एक ही बात दोहराने लगा, प्रीशा ये क्या हो गया, क्यों किया प्रीशा ऐसा। मई की भीषण गर्मी के चलते कोई भी अपने घर से बाहर निकल कर नहीं आया और ना ही वह लोगों की भीड़ जमा हुई, सिवाय कुछ लोगों के। लेकिन प्रीशा के गिरने की आवाज़ इतनी तेज हुई कि सबका ध्यान उसकी आवाज़ पर आ गया। सभी लोग अपने घरों से बालकनी में खड़े सब कुछ देख रहे थे। बिल्डिंग का वॉचमैन भागते हुए उनकी ओर आया और प्रीशा को इस हाल में देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने माहिर को हिम्मत बांधते हुए पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल किया और उन्होंने वहाँ हुए हादसे के बारे में जानकारी दी। वो आलीशान फ्लैट जो सबके सपनों का घर होता है, आज वहाँ पुलिस घूम रही थी। पुलिस ने माहिर को वहाँ से हटाया और एक चादर प्रीशा की बॉडी पर डाल दी। पुलिस ने माहिर और पुष्पा जी से पूछा, क्या हुआ इन्हें, कौन से फ्लोर से और कैसे नीचे ये गिरी। माहिर ने रोते हुए कहा, सर पता नहीं, मैं और मम्मी हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। शायद पैर फिसलने की वजह से वो नीचे गिर पड़ी। गिरते हुए उसने माहिर बचाओ की आवाज़ दी। जैसे ही मैं भागकर आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माहिर फूट फूट कर रोने लगा। तभी एम्बुलेंस वहाँ आई और पुलिस का ध्यान उनकी ओर चला गया। वे प्रीशा की बॉडी को लेकर जाने लगे। माहिर उसका हाथ छोड़ने को तैयार नहीं था, लेकिन उसके हाथों से प्रीशा का हाथ छूट गया। प्रीशा की बॉडी को पास के ही एक हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। माहिर पुष्पा जी को मीशा के पास रुकने का कहकर एम्बुलेंस के पीछे पीछे हॉस्पिटल पहुंच गया। माहिर ने प्रीशा की मम्मी पापा और बहन को इस हादसे के बारे में कॉल करके बताते हुए कहा, प्रीशा का पैर स्लिप हो गया और वो 14 फ्लोर से गिर गई। माहिर रोते हुए बोला, अदिति दी, मेरी प्रीशा मुझे छोड़कर चली गई। प्रीशा के सबसे ज़्यादा करीब माहिर के बाद अगर कोई था तो वो थी अदिति। प्रीशा की मौत की खबर सुनकर उसे बड़ा सदमा लगा। वह फ़ोन पर ही प्रीशा प्रीशा कहते हुए ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसकी चीखें सुन के उसके बच्चे और सास ससुर सभी घबरा गए। वे भागते हुए उनके रूम में पहुँचे और देखा अदिति बेड के बराबर ज़मीन पर बैठी रो रही है। अदिति कुछ नहीं बोल पा रही थी, बस रोते रोते ही बेहोश हो गई। अदिति की ये हालत देख उसके ससुर महेश जी ने अपने बेटे प्रशांत को कॉल करके घर बुलाया और डॉक्टर को साथ लाने को कहा। प्रशांत अपने ऑफिस से निकल पड़ा। तभी उसके पास अदिति के पापा अशोक जी का कॉल आया। उन्होंने प्रशांत जी को प्रीशा की मौत के बारे में बताया, जिसे सुनकर उनका सर चकराने लगा। वह जल्दी से डॉक्टर को साथ लेके घर पहुंचा। डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन दिया और चले गए।
महेश जी, क्या हुआ प्रशांत बेटा? अदिति बार बार प्रिशा का नाम लेकर इस तरह क्यों रो रही थी और फिर बेहोश हो गई? प्रशांत नम आंखों से, पापा प्रिशा अब हमारे बीच नहीं रही। महेश जी और उनकी पत्नी शारदा को यह सुनकर धक्का लगा। प्रसाद ने उन्हें संभाला और कहा, हमें आज ही वहाँ जाना होगा पापा, अभी तो उसका पोस्टमार्टम चल रहा है, तब तक हम भी पहुँच जाएंगे। सभी बस अदिति के होश के आने का इंतज़ार करने लगे। अदिति को होश आते ही प्रशांत, महेश जी और अदिति गुड़गांव के लिए निकल पड़े और शरद जी को बच्चों के पास छोड़ गए। उधर गायत्री जी का रो रो के बुरा हाल हुआ था। नकुल अपनी मम्मा पापा को लेकर निकल गया। पुलिस पुष्पा जी के साथ उनके फ्लैट में पहुंची जहां से प्रिशा गिरी थी। पुलिस उसकी बालकनी में पहुंची और देखा वहां का फर्श एकदम सूखा हुआ है और ना ही वह ऐसा कुछ था जिस पर पैर फिसल सके। मीशा बहुत डरी हुई थी, इसलिए पुष्पा जी ने उसे सुला दिया। उसके सोने के बाद पुलिस पुष्पा जी के पास आई और प्रिशा के बारे में पूछताछ करने लगी। पुलिस, क्या आप बता सकती हैं मैडम, जब ये हादसा हुआ तब आप और आपका बेटा कहाँ था? पुष्पा जी, जी हम अपने रूम में बैठे हुए थे। अचानक से बहू के चिल्लाने की आवाज़ आई। मेरा बेटा दौड़कर गया, इतने में तो बहू गिर गई रोते हुए। पुलिस, लेकिन हमने तो वहाँ चेक किया है अच्छे से, वहाँ तो कुछ भी ऐसा नहीं मिला फर्श पर जिससे ये लगे कि वाकई पैर स्लिप हुआ है उनका। पुष्पा जी हैरानी से, ये क्या कह रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब, पैर नहीं फिसला तो बहू गिरी कैसे? पुलिस, वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं, जब वहाँ कुछ था ही नहीं तो वह आखिर गिरी कैसे? पुष्पा जी खुद से बड़बड़ाकर और डरते हुए, मतलब वही हुआ जिसका डर था। पुलिस, क्या कहा आपने? क्या हुआ? किस चीज़ का डर था? पुष्पा जी घबराते हुए, नहीं इंस्पेक्टर साहब, कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। पुलिस, आपकी बहू से संबंध कैसे थे? कहीं आप लोग उनके साथ गलत व्यवहार तो नहीं करते थे ना? ब्रिजेश जी दरवाजे से अंदर आते हुए, ये क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर आप, दिमाग तो सही है ना आपका? ब्रिजेश जी को देख पुष्पा जी उनके पास गई और उनके गले लगकर रोने लगी। ब्रिजेश जी अपनी आंखें पोंछते हुए अंदर आए और कहने लगे, देखिए इंस्पेक्टर, हमारे घर में ऐसा कोई नहीं था जो बहू से बुरा बर्ताव करता हो। पुष्पा जी ने हाँ मिलाते हुए अपना सर हिला दिया। पुलिस दोबारा आने का कहकर वहाँ से बाहर आ गई और बिल्डिंग को हर तरफ से देखने लगी, लेकिन उन्हें कहीं कोई क्ल्यू नहीं मिला। शाम हो चली थी। अदिति, प्रशांत और महेश जी वहां पहुंचे और उनके पीछे पीछे नकुल की गाड़ी भी आ पहुंची। अदिति गायत्री जी के गले लगकर रोने लगी। वहां खड़े हर शख्स की आंखों में आंसू और दर्द भरा था। प्रसाद ने माहिर को कॉल किया और उनके वहां पहुंचने के बारे में बताया। प्रिशा की बॉडी कल सुबह से पहले उन्हें नहीं दी जाती, इसलिए वह घर लौट आया। सभी बिल्डिंग के बाहर ही थे जहां प्रिशा गिरी थी। पुलिस वापस जा चुकी थी और लोग भी अपने घर से बाहर निकल इधर उधर घूमने लगे थे। लोग आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि उन्होंने धक्का दिया है प्रिशा को, खुद नहीं गिरी वो। प्रशांत ने उन लोगों की बातें सुन ली, पर वो सिर्फ अफवाह समझकर उस बात को अनदेखा कर गया। सभी लोग माहिर के साथ ही उसके घर पहुंचे। पुष्पा जी सबके लिए चाय बनाकर लाईं। तभी मीसा आंखें मसलते हुए कमरे से बाहर आई। उसे देखा गायत्री जी से रहा नहीं गया और वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। पुष्पा जी ने उन्हें चुप कराया। वह सबको देखकर एक बार को खुश हुई, लेकिन गायत्री जी को रोता देख वह उनके पास आई और कहने लगी, क्या हुआ नानी जी को, वो रो क्यों रही हैं? मासी और दादी, मामू, सबकी आंखें ऐसी लाल क्यों हो रही है? मासी,
आप भी रो रहे हो, क्या हुआ मासी? और मम्मा कहाँ है मासी? मीशा की बातों से और उसे अपनी मम्मी के लिए पूछता देख सब रो पड़े, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या बताएं और कैसे बताएं। वो माहिर की गोद में जा बैठी और पूछने लगी, पापा आप तो कुछ बोलिए ना, मम्मा कहाँ है? मुझे मम्मा के पास जाना है। रोते हुए नकुल उठा और उसने माहिर की गोद से मीशा को लिया। वह मीशा को बातों में लगाते हुए रूम में ले आया। जब भी मीशा रोती थी तो प्रिशा उसके मुंह में उसकी कैल्शियम के टैबलेट डाल देती थी, जो खाने में भी मीठी होती और वो खाने के बाद उसका रोना भी बंद हो जाता था। नकुल ने ड्रॉर खोलकर उसकी टैबलेट निकाली तो उसकी नज़र वहाँ रखी दूसरी दवाई पर भी गई। नकुल ने उसे उठाकर देखा तो वह समझ गया कि ज़रूर ये दवाई प्रिशा की होगी। उसने मीशा को उसकी दवाई दिखाई, जिसे खाते ही वह चुप हो गई। नकुल उसे वहाँ खेल में लगाकर बाहर आया। नकुल जीजू, प्रिशा दी डिप्रेशन में थी क्या? गायत्री जी, अशोक जी, ब्रिजेश जी, अदिति और प्रशांत सब उसे हैरानी से देखने लगे। ब्रिजेश जी, बहू को तनाव था, लेकिन किस बात का? माहिर, जी पापा जी, प्रिशा कुछ दिनों से काफ़ी एंजाइटी हो रही थी, उसे नींद भी कम आती थी, इसलिए हम डॉक्टर के पास भी गए थे उसके इलाज के लिए। नकुल, लेकिन आपने यह दीदी ने कभी बताया नहीं इस बारे में। माहिर, प्रिशा नहीं चाहती थी कि आप लोगों को पता लगे और आप सब परेशान हो उसकी वजह से। गायत्री जी रोते हुए, मेरी बच्ची खुद तकलीफ़ में थी और हमें भनक तक नहीं लगने दी उसने। दोबारा डिप्रेशन? पुष्पा जी हैरानी से, दोबारा डिप्रेशन मतलब? प्रिशा को शादी से पहले से ही दिमाग की बीमारी थी क्या? आपने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई। अदिति, आंटी, उसे कोई दिमाग की बीमारी नहीं थी, शादी से 1 साल पहले तक था प्रिशा को वो भी डिप्रेशन, लेकिन वह बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, इसलिए हमने यह बात बताना ज़रूरी नहीं समझा। पुष्पा जी, फिर भी बेटा बताना तो चाहिए था ना। ब्रिजेश जी चिल्लाते हुए, बस करो आप। पुष्पा जी, यहाँ हमारी बच्ची चली गई और आप ये बेमतलब की बातों को लिए बैठे हैं। माहिर वहाँ से उठकर अपनी प्रिंसेस के पास चला गया। बाकी सब भी उठकर अलग अलग रूम में जाकर लेट गए, लेकिन नींद किसी की भी आंखों में नहीं थी। करवटें बदलते हुए रात गुजरी और सूरज अपनी किरणें फैलाने लगा। माहिर नकुल को मीशा के पास ही रुकने को कहकर प्रशांत और ब्रिजेश जी के साथ हॉस्पिटल चला गया। प्रिशा का पोस्टमार्टम हो चुका था, उसके बाद उसकी बॉडी फैमिली को दे दी गई। सभी हॉस्पिटल से प्रिशा की डेड बॉडी लेकर घर आ गए, जिसे देखते ही अदिति और गायत्री जी फूट फूट कर रो पड़े। नकुल ने उन्हें मीशा का वास्ता देते हुए संभाला। वह खुद भी अपने आंसू छुपाने की नाकाम कोशिश करता रहा, लेकिन आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आसपास कुछ लोग भी इकट्ठा हो गए, सभी आपस में कुछ न कुछ बातें कर रहे थे। कल जो बातें प्रशांत ने सुनी वही आज नकुल ने भी सुनी। उसने 2 औरतों को बात करते हुए सुना कि प्रिशा पैर फिसलने से नहीं गिरी, बल्कि उसे धक्का देकर गिराया गया है। नकुल उसके पास आया और पूछने लगा, क्या आपने देखा है किसी को मेरी दीदी को धक्का मारते हुए? उन औरतों ने ना में सर हिला दिया। नकुल, फिर से बोलो, जब आप लोगों ने नहीं देखा तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि दीदी को गिराया गया है? उसमें से एक ने कहा कि अक्सर माहिर और प्रिशा में लड़ाई झगड़े होते ही रहते थे, इसलिए मुझे लगा शायद। नकुल भड़कते हुए बोला, छोटी मोटी लड़ाई तो हर कपल की होती है, आपकी नहीं होती क्या? आपके हस्बैंड से? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जीजू ने ही दीदी को मारा है। नकुल को इस तरह चिल्लाते देख अदिति उसके पास आई और कहने लगी, क्या हुआ नकुल, क्यों इतना हाइपर हो रहे हो? नकुल ने कहा, कुछ नहीं दी, ये लेडीज़ बोल रही थी कि दीदी को किसी ने धक्का दिया है। अदिति ने कहा शॉक्ड होते हुए, हट,
फिर नकुल ने उन दोनों लेडीज़ की कही सारी बातें अदिति को बता दी। अदिति कुछ सोचने लगी तो नकुल ने उसे हिलाते हुए पूछा कि क्या हुआ। अदिति ने कुछ नहीं कहते हुए ना में सर हिला दिया और नकुल को लेकर वहाँ से चली गई। उसके बाद प्रिशा की अंतिम क्रिया की गई और सभी रोते फफकते हुए शमशान से घर वापस आ गए। सुबह से शाम हो गई थी। इन्हीं सब में सभी बड़े लोग घर में बैठे थे और माहिर अपनी प्रिंसेस के पास था। बिल्डिंग के बाहर की तरफ गार्डन एरिया में थोड़ी थोड़ी दूरी पर सिटिंग प्लेसेस बने हुए थे। अदिति, नकुल और प्रशांत तीनों वहाँ माहिर के फ्लैट के बिल्कुल सामने नीचे गार्डनर में बने सिटिंग प्लेस में रखे सोफे पर बैठे थे। अदिति ने नज़र कभी फ्लैट पर जाती तो कभी उस जगह जहाँ प्रिशा गिरी थी। तीनों ने काफ़ी देर तक वहीं बैठे बातें की और उठकर वहाँ से कहीं और चले गए। महेश जी ने प्रशांत को कॉल करके पूछा कि वो सब अचानक से कहाँ गायब हो गए, तो प्रशांत ने उन्हें थोड़ी देर में घर आने का कहकर कॉल कट कर दिया। वो तीनों पुलिस स्टेशन पहुँचे और एक पुलिस कंप्लेंट फाइल की। उसके बाद तीनों वापस माहिर के घर आ गए। नकुल मीशा के पास गया और उसके साथ खेलने लगा। दोस्तों, इस कहानी में आगे क्या होता है, हमारे साथ बने रहिए। हम जानेंगे इस कहानी के अगले भाग में। प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग की तरफ। तब तक के लिए नमस्कार और प्लीज़ हमारा वीडियो आप पूरा देखिए।